नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान से। आज हम करने वाले हैं हस्तिनापुर नाटक पर ही फिर से एक बार बात, और आज हम बताएंगे नाटक की विशेषताएं। नाटक की विशेषताओं पर बात करेंगे। वह नाटक जिसके लेखक हैं नंद किशोर आचार्य। इससे पहले हम दो वीडियो में इस नाटक के बारे में बात कर चुके हैं। पहले में हमने लेखक के परिचय के बारे में बात की थी और हस्तिनापुर नाटक के संक्षिप्त परिचय पर भी कुछ चर्चा की थी। दूसरे वीडियो में हमने हस्तिनापुर नाटक के कथानक की विषय वस्तु, उसके कथा वस्तु पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं नाटक की विशेषताओं पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम हस्तिनापुर नाटक की विशेषताओं की बात करते हुए उद्देश्य पर। उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें हस्तिनापुर नाटक के उद्देश्य के बारे में, तो नाटककार नंद किशोर आचार्य जी ने एक तरह से महाभारत की कथा को उठाया है और महाभारत की कथा को उठाते हुए भी उसे जस का तस प्रस्तुत न करके उसकी पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया है। और जब वो महाभारत की कथा को उठा रहे हैं, उसकी पुनर्व्याख्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां विद्यमान शास्त्र सम्मत व्यवस्थाओं के अंतर विरोधों को अभिव्यक्त करना भी उनका उद्देश्य है। और स्त्री शास्त्र की कथा उन्होंने मुख्य रूप से कही है। अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए संघर्षरत स्त्री कथा पात्र, चाहे वो शुभा हो चाहे वो अंबिका, वो सामने आते हैं। शास्त्र सम्मत एक और प्रथा के बारे में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, वह है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा के अंतर विरोधों व स्त्री की विवशता जन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति को कहीं न कहीं नाटककार रेखांकित करता है। अंबिका के माध्यम से नियोग प्रथा पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि नियोग प्रथा का उद्देश्य अगर संतानोत्पत्ति है तो स्त्री की इच्छा का सम्मान करना, क्या स्त्री की इच्छा का वहां कोई स्थान नहीं है। इतिहास व पुराणों के जो महानायक हैं उनकी मानवीय दुर्बलता दिखाना भी आचार्य नंद किशोर जी का उद्देश्य है, जिसे उन्होंने हस्तिनापुर नाटक के माध्यम से भी प्रकट किया है, और वे अन्य अपनी रचनाएं देहांतर जैसी रचनाओं के माध्यम से भी इसे अभिव्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त की शुद्धता का प्रश्न, रक्त की शुद्धता किस लिए? राज्याधिकार के लिए। उत्तराधिकार का प्रश्न, धर्म न्याय नियम आदि से संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर उठाया गया है। और यही एक साहित्यकार का मूल मंतव्य होता है कि कहीं ना कहीं चली आ रही परिपाटी सामाजिक मान्यताओं, राजनीतिक मान्यताओं और जो सामंतवादी सोच है, जो शासनवादी सोच है, जो सत्तावादी सोच है, उसके अंदर कमियों को देखना, उसको रेखांकित करना और उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना। भाषा शैली पर जब हम बात करते हैं, तो भाषा शैली इस नाटक की बहुत सहज है, प्रवाहपूर्ण है, पात्रानुकूल है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, स्वाभाविक है, उस समय की अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त काव्य धर्मी भाषा है, बिंबात्मक भाषा है, बिंब बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे शुभा हमें वो बताती है कि ये जब कभी सत्यवती के कक्ष में लेके जाती है, कभी वो अंबिका के कक्ष में लेके जाती है, और हमारी कल्पना में वैसे वैसे ही चित्र बनते चले जाते हैं। मित्त वही भाषा है, कम शब्दों में छोटे संवादों के माध्यम से गंभीर बात को कहने का प्रयास किया गया है। इस तरह की नाट्य भाषा का प्रयोग नाटककार ने किया है। शुभा के संवाद अधिक हैं क्योंकि वो सूत्रधार है और प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र को अधिक विस्तार दिया है नाटककार ने। कुंती के संवाद छोटे हैं और कम संवाद हैं। इस तरह से पात्रों के अनुकूल और आवश्यकता के अनुकूल छोटे व बड़े दोनों तरह के संवाद का प्रयोग किया गया है। कसे हुए और गतिशील संवाद है। शुभा भीष्म से प्रश्न करते हुए कहती है, कुरुवंश क्या है? यह कुरुवंश, कुरुवंश तो आपकी प्रतिज्ञा के दिन ही समाप्त हो गया था। अब वह मरा हुआ बच्चा है जिसे बदरिया की तरह चिपकाए रही है छाती से। कुरुवंश के स्थान पर अब महामुनि व्यास की संतान है, जिसमें सबसे योग्य विदुर है, पर आप उसे राजा नहीं बनाएंगे क्योंकि वह दासी पुत्र है। इस तरह से
हम देखते हैं दासी होने के बावजूद शुभा राजवंशीय जो संस्कृति है उससे परिचित है, उसके अनुकूल भाषा बोलती है और मुहावरों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग भी करती है। प्रभावशाली जो है भाषा का प्रयोग है, बड़ा प्रवाह है उसमें। और इस तरह से कसे हुए गतिशील संवाद हैं। आवश्यकता अनुसार प्रश्न शैली का प्रयोग भी है। जब शुभा विदुर से प्रश्न करती है, कौन से महाराज के साथ किया भोजन, यह प्रश्न विदुर की माँ जो है वो विदुर से करती है। इसी तरह से वक्ता श्रोता शैली से प्रस्तुति की गई है नाटक की, जिसमें शुभा वक्ता के रूप में मौजूद है और कुंती जो है वो श्रोता के रूप में। फ्लैशबैक शैली है। एक ही रात की कथा है, एक ही स्थान की कथा है, लेकिन बीच बीच में जो दृश्य जाकर शुभा के माध्यम से कथा जब आगे बढ़ती है तो दृश्य जाकर पहली वाली कथा से जुड़ जाते हैं। बीच में सत्यवती के कक्ष की घटना आती है, बीच में अंबिका के कक्ष की घटना आती है, बीच में सत्यवती और भीष्म के संवाद भी आते हैं, तो उसका दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह से लौट लौट कर बार बार कथा पीछे जाती है और वर्तमान से जुड़ती है। अतीत से वर्तमान की तारतम्यता भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। पात्रों के चरित्र चित्रण पर बात कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जो स्त्री पात्र हैं उसमें शुभा, कुंती, सत्यवती, अंबिका पात्रों के नाम आते हैं और पुरुष पात्रों में भीष्म हैं, विदुर हैं और वेदव्यास हैं। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, शुभा व अंबिका के द्वंद्व पर पूरा नाटक केंद्रित है और कुंती के जो संवाद हैं, कुंती का जो कुंती पात्र की जो भूमिका है वो बहुत कम है और केवल कथा को विकसित करने में एक सहायक के रूप में वो शुभा के साथ मौजूद रहती है। क्योंकि शुभा सूत्रधार भी है, पात्र भी है, तो बहुत कुछ घटनाएं उसके मुख से होती हैं, उसके मुख से विस्तार पाती हैं और उसके मुख से ही चित्रित हो रही हैं। यहाँ ये बता देना पुनः आवश्यक है कि विदुर की माँ या दासी को शुभा नाम से प्रस्तुत करना नंद किशोर आचार्य जी की कल्पना शक्ति व उनकी रचनात्मक प्रतिभा का प्रतिफल है। और धर्म, न्याय, समाज व राज्य की जो जातिगत विसंगतियां हैं, जाति को लेकर जो रूढ़ मान्यताएं हैं, उस पर भी अंबिका व शुभा प्रश्न खड़े करती हैं और अंबिका व शुभा के माध्यम से कहीं ना कहीं नाटककार ही वह प्रश्न खड़े करता है। देखिए स्वयं नंद किशोर आचार्य क्या कहते हैं कि एक सामान्य स्वीकृत सिद्धांत है कि उनको शासक चाहिए और उसके लिए कुछ करें जो समझ में आता है। भीष्म को पितृभक्ति का हमारी परंपरा में बड़ा महत्व है, लेकिन दूसरी ओर पिता भी सत्य से बड़ा नहीं है। हमारी परंपरा यह भी कहती है कि सत्य से कुछ बड़ा नहीं है। पिता एक युवा स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसकी वासना की संतुष्टि के लिए वे निजी त्याग कर दें, इसमें तो उनकी महानता है, लेकिन इसके लिए पूरे राज्य का भविष्य या कह सकते हैं अगर राजा ही काल का कारण है जैसा कि कहा गया है, तो पूरे समाज का और पूरे युग का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। इस तरह से नंद किशोर आचार्य जी ने शुभा के माध्यम से और अंबिका के माध्यम से भीष्म पर प्रश्न उठाए हैं। भीष्म धर्म के वाहक और रक्षक माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी कमियां उस पात्र में भी है। तो इस तरह से पुरुष पात्र जो है, चाहे वो भीष्म है, चाहे वो कृष्ण द्वैपायन है जिन्हें वेद व्यास भी कहा गया है, या फिर विदुर है, ये सब अपनी अपनी सीमाओं से बंधे हुए हैं, अपने अधूरेपन को भी जानते भी हैं और भोगते भी हैं। इनमें पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्र जो है वो अधिक खुलकर, अधिक स्पष्ट रूप से, अधिक चारित्रिक विस्तार के साथ में हमें नाटक में मौजूद दिखाई देते हैं। इस तरह से पात्र चरित्र चित्रण के अनुसार भी यह नाटक अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय है, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।